बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन साहब ने मालियाती ज़िमनी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। इस बिल के मुताबिक 343 अरब रुपए की जो टैक्स छूट थी इसे ख़त्म किया जा रहा है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया, जो हमारे वज़ीर ख़जाना है सेनेटर शौकत तरीन साहब, कि इसमें जो 70 अरब रुपए हैं वो लग्जरी आइटम्स पे जो टैक्स की इस्तिस्ना था उस छूट को ख़त्म किया जा रहा है, जबकि उनके मुताबिक 2 अरब रुपए जो एक आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन पे टैक्स इस्तिस्ना जो पहले मौजूद था उसे ख़त्म किया जा रहा है। कौमी असम्बली में ये आज बिल पेश किया गया। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी का बिल भी पेश किया गया, लेकिन हमने देखा कौमी असम्बली का इजलास इंतहाई गर्मा गर्म था। शगुफ्ता जुमानी साहबा जो पीपल्स पार्टी की MNA है और गजाला साहिबा जो PTI की MNA है, नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। तुंद तेज़ तकरीर भी की गई अपोजिशन की जानिब से। ख्वाजा आसिफ साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब उन्होंने मुखालफत की, जबकि इस तमाम तर मुखालफत के बावजूद कायदे इस पर खिलाफ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब आज के इजलास से मौजूद नहीं थे। हम हुकूमत की जानिब से असद उमर साहब जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने तकरीर की। इस बिल की अहमियत के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में और जानेंगे कि इसका क्या इकनॉमिक इम्पेक्ट आएगा हमारी मामूलाती ज़िंदगी पर। और ये जो 343 अरब रुपए की जो टैक्स इस्तिस्ना हासिल थी, जो छूट हासिल थी, इसे ख़त्म क्यों कर किया गया, क्या ये नागुज़ीर था? इन तमाम नुकात का आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। अहम लेजिस्लेशन है, अभी बिल पास नहीं हुआ, अभी टेबल हुआ है और ये कमेटी में नहीं जाएगा बल्कि यहीं से अप्रूव होगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ हमसे करा देते कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। कैसर अहमद शेख साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के आप मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब वक्त देने का। सेनेटर ऑन अब्बास भप्पी साहब, आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इन कॉमर्स हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने PTI की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी चेयर की और वफाकी काबीने का इजलास भी हुआ जिसमें इस बिल की मंजूरी दी गई थी। आबिद हसन साहब मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र रह चुके हैं। आबिद हसन साहब स्काइप पे हमें ज्वाइन करें। आबिद साहब, आपको भी हम भरपूर वेलकम करते हैं। मैं तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म ऑफ वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा कैसर शेख साहब से करता हूँ। ऑन अब्बास साहब आपकी और आबिद साहब आपकी इजाज़त से, अपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा आज किया और कहा कि ये जो बिल है ये पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को ख़त्म कर देगा और ये IMF के हवाले सब कुछ किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कैसर शेख साहब आप संजीदा गुफ्तगू करते हैं और पॉलिटिक्स के में पड़े बगैर इसके डीमेरिट्स के हवाले से ज़रूर बताएगा या मेरिट्स क्या हैं। क्या अगर आप इनकी जगह पे होते आपको इस छूट को ख़त्म ना करना पड़ता IMF के प्रोग्राम में होते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ी डिटेल डिस्कशन हो सकती है इंशाल्लाह। देखिए, बात यह है कि ये इतना ख़राब बिल है अच्छा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना ख़राब बिल कभी हमारी असम्बली में आ सकता था, क्योंकि ये तो असम्बली की ही को ख़त्म करने वाली बात है ना। असम्बली की डिस्ग्रेस है, इसमें उसकी ज़िल्लत है, उसकी रसवाई है, क्योंकि हम सारी अपनी पावर्स, हर चीज़ जो कि असम्बली के पास थी, ठीक है। इसके बाद अब फाइनेंशियल मैटर में ख़ास तौर पे जो मॉनेटरी होती है पोजीशन, दो किस्म की, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, जानते हैं इकनॉमी को, लेकिन एक फिजिकल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक के जिम्मे होती है। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि एक्सचेंज रेट को मुकर्रर करना और साथ साथ पॉलिसी रेट को बताना कि क्या पॉलिसी रेट होगा। अब आप बताइए कि वहाँ ये कहा जा रहा है स्टेट बैंक के इस ऑर्डिनेंस जो कोई बिल किया जा रहा है, स्टेट बैंक बिल की बात कर बिल की बात कर रहा हूँ, स्टेट बैंक की। मैं उस पर भी आता हूँ जो मनी हमारा मौजू है, मिनी बजट जिसको कहते हैं, या जो ये मालियाती तरमीमी बिल है। बात ये है कि इतना तकलीफ दे, ये मुझे तकलीफ हुई, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं ये समझता हूँ ये तो कमेटी में आपकी आएगा ना, स्टेट बैंक का जो बिल है। स्टेट बैंक आना चाहिए जी, हम आएगा। आज जो शौकत तरीन साहब कहते हैं वो आपकी कमेटी में बहस के लिए आएगा, वो ज़रूर कमेटी में आएगा। लेकिन जो कुछ इन्होंने पेश कर दिया, क्योंकि ये IMF की हिदायत हैं और इनके ऊपर बाइंडिंग है, नहीं तो IMF ने साफ इनकार कर दिया है कि हम आपको $1 बिलियन जो आउट ऑफ 6 बिलियन उन्होंने पैकेज ट्रांच देनी थी, उससे इनकार कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसमें तो पाकिस्तान की ये सारी जो असम्बली की पावरें ख़त्म हो गई।
फाइनेंशियल असम्बली के बाद मनी बिल आता है, असम्बली ही सारी चीज़ें डिस्कस करती है। अब आप जब आपने खुद मुख्तारी उनको दे दी स्टेट बैंक को, और वो वहाँ जो है वो IMF का चुनिंदे लोग आते हैं, और सही है प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है। मेरे ख्याल में हमने पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर बना दिए हैं, या इसको ये कहना चाहिए कि कोई वाइसराय बना दी है, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए मुझे, कोई अगर समझ आपको आए तो बताइए कि बग़ैर किसी के पूछे अगर आपने सुबह डॉलर का रेट आज 178 रुपये 50 पैसे है, अगर आप 205 रुपये कर दें सुबह एक आदमी या एक उसकी चुनिंदा कमेटी, तो आपका क्या प्रेरणा है? इस नुक्ते पे ठहरिएगा, क्योंकि आपने नुक्ता उठाया। मैं ऑन अब्बास भप्पी साहब से इसका जरूर जवाब लूंगा, फिर हम जो मालियाती तरमीम बिल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपने बड़ा जो नुक्ता उठाया। ऑन अब्बास भप्पी साहब, इसका सर आप क्या जवाब देंगे? ये तो कैसर शेख साहब कह रहे हैं कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको तो बिल्कुल इतना खुद मुख्तार कर दिया है कि वो पार्लियामेंट से मावरा हो गया है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? अनवर साहब, थोड़ा सा ना मिसपरसेप्शन है और इसको थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है। मैं एक तो बड़ा अफसोस की बात यह है कि ऑपोजिशन के पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर है सर। अच्छा, ऑपोजिशन के पास इंफॉर्मेशन कम होती है, लेकिन उस ऑपोजिशन से बड़ा जो उनका एक वो जो बयानिया नैरेटिव बिल्ड करते हैं वो बड़ा ही नेगेटिवली प्रेजेंट कर देते हैं। अगर स्टेट बैंक का पूरा ऑटोनमस, ये जो ऑटोनमस बिल था, इसको अगर थोड़ा स्टडी किया जाए तो शायद थोड़ा क्लियर हो जाए। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 20-30 साल में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर देख लें कि उन्होंने स्टेट बैंक को अपनी लॉन्डी के तौर पर इस्तेमाल किया है, यानी कि ऐसा पर्पस, पॉलिटिकल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को जब फंडिंग की जरूरत पड़ी है, उन्होंने स्टेट बैंक को जी आप पैसे छापने शुरू कर दें। अब आप इस तरह कह रहे हैं जो फलाने लोन्स है वो आप और जो है ना पब्लिक फंडिंग के लिए पब्लिक लोनिंग जो है ना वो अरेंज करना शुरू कर दें। सो स्टेट बैंक का रोल जो एक रेगुलेटर का रोल होना चाहिए, जिसको मॉनिटरी पॉलिसी बनानी चाहिए, उसको फिस्कल पॉलिसी पे भी लगा दिया गया। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के पास होता है, स्टेट बैंक के पास मॉनिटरी पॉलिसी, ये दोनों अलग अलग चलनी चाहिए। हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक को इन दोनों पॉलिसीज में चलाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो मालियाती निजाम है वो पॉलिटिसाइज हो गया। सो ये कोई IMF की रिक्वायरमेंट तो कम है, ये बल्कि हमारे अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। आप ये देख लिए अनवर साहब, पिछले 3.5 साल में मैं जहां तक कह सकता हूं कमोबेश सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ है कि स्टेट बैंक ने शायद एक दफा पैसे छापे हो नोट, वरना 3.5 साल में हमने स्टेट बैंक को नोट छापने की मशीन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, ताकि कम से कम स्टेट बैंक की वजह से इन्फ्लेशन है उसका अंदिया ना आ सके। नंबर 1। नंबर 2, स्टेट बैंक का जो गवर्नर होता है पूरी दुनिया में वो ऑटोनोमस होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है अपने डिसीजन मेकिंग में, ताकि उसकी किसी भी डिसीजन मेकिंग को गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस ना करे। अगर हमारी गवर्नमेंट ने उसको स्ट्रेंथन किया या स्ट्रॉन्ग किया तो उसको वॉरेन वाइसराय का नाम दे दिया, जी लॉर्ड वाइसराय बना दे, या एक प्राइम मिनिस्टर होगा या गवर्नर। वो गवर्नर स्टेट बैंक के अंदर बैठ के क्या कर सकता है? क्या आपने कहा गवर्नमेंट से वो ऑटोनॉमी उनको दी गई है, क्या पार्लियामेंट के ताबे होंगे? जी देखिए, ताबे वो पार्लियामेंट के ताबे तो है, लेकिन उनको जो पूछगीछ का जो अमल है ना कि जी उसको गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी या फाइनेंस मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन है, उससे उसको आजाद किया गया है। वो अपने डिसीजंस खुद करेगा, अपने बोर्ड से उसको यानी कि डिसीजंस को प्रूव कराएगा, और बाद में उसके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर था ना, जो एक वो जो नैब की जो तलवार हो रही थी, उससे उसको क्लियरेंस दी कि उसके डिसीजन जो है ना वो इन चीज से बालातर हुआ करेंगे। ये ऑटोनोमस पाकिस्तान की पता हिस्ट्री में तो शायद पहली दफा हो दुनिया में। आप इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक द्वारा वो कोई गवर्नमेंट से पूछ के नहीं डिसीजन करता, वो अपनी मर्जी से डिस्काउंट रेट को ऊपर कर देता है या नीचे कर देता है, डिपेंडिंग जो उस पर इन्फ्लेशन रेट अपना। और सब ये जो कह रहे हैं कैसर शेख साहब को कि अगर वो जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसको अगर वो एकदम बढ़ा दें, तो मैं ये सब जानना चाह रहा हूँ उसका क्या मैकेनिज्म होगा कि ये कैसे डिफाइन कर दिया शेख साहब ने कि जी स्टेट बैंक जो है ना वो डॉलर को डिफाइन करेगा ऊपर या नीचे करने के लिए, ये मार्केट डिफाइन करती है। वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऊपर जाता है। स्टेट बैंक की अगर अब ख्वाहिशात पे चल रहा तो अभी कह रहे 100 रुपए करके दिखा दे। अगर वो 200 कर सकता है तो क्या 150 कर लेगा? नहीं कर सकता। ये तो मार्केट से डिफाइन कर रहा है, आपके रिजर्व से डिफाइन कर रहा है। रिजर्व बढ़ते जाएंगे, आपके पास सप्लाई डॉलर्स की ज्यादा होगी, मार्केट को अंदाजा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान के पास रिजर्व पर है, मार्केट डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा। उनको अंदाजा हो जाएगा डॉलर प्रेशर में, आपके रिजर्व 15 अरब डॉलर पे आ गए, फ्यूचर की पेमेंट्स आपकी 12 अरब डॉलर की है, पीछे बचता ही गवर्नमेंट के पास 3 अरब जी इस तरह के रेट बढ़ाना शुरू कर दे। मार्केट की फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के रेट ऊपर नीचे करते हैं। स्टेट बैंक कहां से रेट डिफाइन कर सकता है?
अगर इतना ही होता तो पहले 3 साल स्टेट बैंक हमारे पास था, हम रजा बाकिर साहब कहते कि इसको जरा 150 करके दिखाओ, कैसे नहीं किया उन्होंने? नहीं कर सकते थे ना, ये किसी के नहीं होता। ये तो ये आपका नुक्ता आ गया। पता नहीं कहां से। जी मेरे साथ रहिए, मैं चाहूंगा कि हम आबिद हसन साहब को भी इस पे शामिल करते हैं। आबिद हसन साहब जरा इस पे आपका भी ओपिनियन लें, फिर जरा मैं चाहूंगा कि जो हमारा आज का असल मौजू है, जरा बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट बैंक का जो बिल है इसमें भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अपना ओपिनियन दीजिएगा। फिर मैं जो मालियाती तरमीमी बिल है उस पर जरा फोकस करना चाहूंगा। आबिद हसन साहब प्लीज गो अहेड सर, आप क्या समझते हैं? जैसे ऑन अब्बास साहब कह रहे हैं तमाम दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं, और पाकिस्तान में भी अगर ऐसा हो रहा है अच्छा इकदाम है। देखें बात ये है, मैं कैसर साहब की तो बहुत मतलब इज्जत करता हूँ, कई दफ़ा उनके साथ प्रोग्राम में आया हूँ, वेरी संजीदा गुफ्तगू करते हैं। बस ये जो उन्होंने बात की है ये तो बड़ी अनइनफॉर्म्ड बात है कि जी वो वाइस रॉय है, वो IMF का, ये सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी सोच फर्क हो सकती है इस, और ये कहना कि जी ये IMF कर रहा है, ये पहले जो थे आपके स्टेट मिनिस्टर सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया में जो है स्टेट बैंक ओवर लेट से पिछले 50 साल ये एक लर्निंग हुई है पूरी दुनिया में कि इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक जो है वो मुल्कों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छी बात होती है जी। और हमारे यहाँ तो ये था कि बिल्कुल वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे थे, हर चीज इस्लामाबाद से होती थी कि जी एक्सचेंज रेट रखे। आप देखें ना दार साहब पे क्या क्रिटिसिज्म थी कि उन्होंने 3 साल एक्सचेंज रेट नहीं मूव करने दिया, बेड़ा गर्क हो गया एक्सपोर्ट्स का। इसीलिए स्टेट बैंक अगर इंडिपेंडेंट होता, देखिए इंडिपेंडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंदा कौन वहां पे लगा हुआ है। अगर आपने अपने ड्राइवर को गवर्नर लगा दिया और वो इंडिपेंडेंट हो तो वो ठीक है, वो किसी दिन बैठ के सुबह 300 भी डिक्लेयर कर सकते हैं एक्सचेंज रेट। अच्छा काबिल बंदा हो, रजा बाकिर अच्छे काबिल हैं, पाकिस्तानी है, ठीक है, IMF के साथ काम किया था, और IMF ऑब्वियसली उनका स्टाफ जो है और मतलब सम ऑफ द बेस्ट क्वालिफाइड इन द वर्ल्ड। इशू ये है जी, हमें एक ऐसा सेंट्रल बैंक चाहिए जो अच्छी पॉलिसीज परसू कर सके और इंडिपेंडेंटली। ये नहीं है कि फाइनेंस सेक्रेटरी कॉल कर रहे हैं कि यार इंटरेस्ट रेट आप ये कर दो। आज अगर मैं कैसा से एक साथ बात करें, फर्ज करें मैं स्टेट बैंक से कहता हूं कि जी प्राइम मिनिस्टर उठ के कहता है जी 100 रुपए का डॉलर करो, 1 घंटे नहीं आधे घंटे में आपके सारे रिजर्व खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आज अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट आप 5% कर दें, आपके 10 मतलब घंटों में सारे रिजर्व खत्म होंगे, क्योंकि सारे सडनली हर बंदा बोरो करके इंपोर्ट करेगा। ये मार्केट डिटरमिनेड चीजें होती हैं, ठीक है, ये साइंस नहीं है, अरिथमेटिक नहीं है, जजमेंट्स होती हैं। बट बाय एंड लार्ज अगर इंडिपेंडेंट पढ़े लिखे लोग हों जिन्होंने मतलब ये सारे आपके पूरी दुनिया में आप देखें जो गवर्नर्स हैं ये काफी लोग हैं PhD इकोनॉमिक्स में बड़े, मतलब तो आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट कि रजा बाकिर जैसे लोग आए हैं, ठीक, आई थिंक वी शुड सपोर्ट देम। ये और ये देखिए इस मुल्क में कौन इंडिपेंडेंट है? अगर कोई गलत काम करेगा तो लॉ उस पर अप्लाई करेगा। अगर एक गवर्नर गलत काम करता है, लेट्स से गवर्नर्स किस तरह गलत काम कर सकते हैं? अहेड ऑफ टाइम वो उनको पता है कि जी एक्सचेंज रेट अब नीचे जाने लगा है या हो जाएगा और वो डॉलर लेके बैठ जाए, तो ऑब्वियसली NAB शुड गो आफ्टर देम, दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड, सेंट टू जेल अगर अब्यूज ऑफ ऑफिस हो रहा है। कोई इंडिपेंडेंस ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल कोई बाहर की पावर, मादर पितर आजादी नहीं होगी, आपका ये नुक्ता है। ठीक है, तो एक बड़ी अजीब जैसी बात मतलब लोगों ने ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जी बिल्कुल मादर पितर, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है इस मुल्क में ठीक है जो बिल्कुल टोटली ऑटोनोमस? अब ऐसा पॉइंट टेकन सर, कैसा सब इस पे जरा आप अगर कुछ कहना चाहे फिर मैं आई विल मूव ऑन टू द बिल। सब गलत बातें कर रहे हैं। देखिए मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें, ये गलत घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। क्या ये पार्लियामेंट के मातहत गवर्नर है या नहीं है? नंबर, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक नहीं है। नंबर 1 है या नहीं है? पूछ लें इनसे, नंबर 1 पूछ लें, क्लियर कट। मैं पूछ के आता हूं, ये आप पूछ के। दूसरी बात ये पूछ लें, क्या ये कभी इलेक्टेड भी बने हैं कोई गवर्नर? हमारे यहाँ फाइनेंस गवर्नर स्टेट बैंक, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक पॉलिसी है 3 लोग बनाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर 25 साल में सिर्फ 1 साल असेंबली का बंदा आया है,
24 साल पिछले 25-30 साल में से 1 साल 6 महीने नवीद कमर, 6 महीने असद उमर, बाकी 29 साल यही लोग आए हैं जो बाहर से आते हैं। ना फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्टेड होता है, ना ही हमारा FBR का चेयरमैन जो कि पॉलिसीज बनाते हैं वो इलेक्टेड होता है, ना गवर्नर स्टेट बैंक। अच्छा ये मुझे बताइए, ये इलेक्टेड होने चाहिए क्या? नहीं, कोई ना इलेक्टेड नहीं। दुनिया में स्टेट बैंक का गवर्नर इलेक्टेड है? मैं नहीं कह रहा इलेक्टेड, पर कोई भी हमारे यहाँ इलेक्टेड नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर असेंबली से प्रीरोगेटिव क्या है? ये शौकत तरीन साहब सेनेटर है ना आपके, सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर की जो मनी बिल है वो असेंबली के पास है, सेनेट के पास नहीं है। असेंबली मनी बिल बनाती है, मनी बिल आती है तो असेंबली का बंदा आना चाहिए जो डायरेक्टली इलेक्टेड हो लोग। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे फर्क है कि मैं जिम्मेदार हूँ, ओनरशिप आएगी, आया ओनरशिप, कल को जिम्मेदारी होगी। मैं आपको ये बता, ये जिम्मेदार भी नहीं है, ये तो आएंगे हफीज शेख साहब। बात आपने की ना, आपने की बात जरा ठंडे दिल से सोच ले। देखिए मैंने आ रहा हूं आपके पास, मैंने 1968 में MA किया इकोनॉमिक्स में, और मुझे हो गए 55 साल बिजनेस में। मैं भी देख रहा हूं कि जो कर रहे हैं गवर्नर, जब ये तशरीफ लाए ना गवर्नर, मेरे भी दोस्त हैं, दोस्ती या उनसे वो तल्लक नहीं है। आपका ये कि ओनरशिप होनी चाहिए, आपका नुक्ता एतराज ही है। मेरा नुक्ता एतराज बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल में मुल्क इस वक्त 2 प्राइम मिनिस्टर है, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, एक फाइनेंशियल मैटर का, एक पॉलिटिकल मैटर का। हमारे यहाँ से मुल्क में मुल्क खत्म हो गया, अनप्रेसिडेंटेड है। मैं कहता हूँ आज़ादी खत्म हो गई हमारी। ये आप मामूली बात कर रहे हैं? ये इसके पास ये कहते हैं क्या किया इन्होंने? इन्होंने अभी जवाब दिया कि रिजर्व के ऊपर एक्सचेंज रेट होता है। मई में भी वही रिजर्व थे और दिसंबर में भी वही रिजर्व है। मई में 153 रुपये डॉलर था, आज 179 रुपये 179 रुपये डॉलर है। ठीक है, आप मुझे बताइए जवाब दे किसको है? क्या प्राइम मिनिस्टर इनको हटा सकता है? नहीं हटा सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं हटा सकता। स्टेट बैंक का प्राइम मिनिस्टर जवाब दे है इस वक्त भी। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट लीडर ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में इनकी ये दोबारा मैं चाहूंगा कि इसका जवाब ये क्या मजा। अच्छा एक सिर्फ डॉलर का रेट आपने कहा पूछे कि पार्लियामेंट को जवाब दें। दूसरा भी पूछ रहा हूँ ना, $1 का रेट नहीं है, दूसरा है ये जो पॉलिसी रेट है वो भी सारा इन्होंने बनाना है, पॉलिसी रेट। अच्छा क्या हुआ, क्या $4 बिलियन की ना हार्ड मनी इन्होंने मंगवाई, आते ही 13% उसको दिया। आप पूछ के बता देना, उन 6 महीने में 13% जो दिया, डॉलर और रुपए में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब डॉलर में लोग 13% लेके चले गए, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आते तब तो एक बात थी। हार्ड मनी मंगवा ली, नुकसान हुआ, अभी करवा चुके हैं हमारा नुकसान पाकिस्तान का अरबों रुपए का, यानी खरबों रुपए का नुकसान हो गया। और दूसरा नुकसान अभी जो ये कर रहे हैं, आज पिछले 6-7 महीने में जिन लोगों ने पाकिस्तान के रुपए में ये रकम रखवाई है ना, जो आप देखें ना ये क्या कर रहे हैं, 16% तो डिवैल्यू हो गया, और उनको ये जो डिजिटल अकाउंट है रोशन डिजिटल 7% उसमें दे रहे हैं, तो 23% दे रहे हैं उन लोगों को। पाकिस्तान को तो लुटाया जा रहा है, और इनके जानने वाले सारे लुट रहे हैं इनके, जिनको पता है कि डॉलर ने डिवैल्यू होना है, यानी पाकिस्तान रुपए ने डिवैल्यू होना है, डॉलर ने ऊपर जाना है। अब इसका जवाब जिन्होंने हाँ ले ली जवाब जी सेनेटर ऑन साहब, आप सर इसका जवाब दीजिएगा, फिर आबिद साहब मैं आपके पास आऊंगा। मतलब ये कितने सवाल पूछते रहेंगे कैसर शेख साहब, और 2-3 सवाल ही पूछे, 2-3 सवाल सीधे गुफ्तगू करते रहूंगा, मैं जवाब देता रहूंगा। अब आपने भी फरमा दिया कि जनाब ये जो रिजर्व होते हैं इसका डॉलर से क्या ताल्लुक है? हजूर मैंने फिर कहा, मैं तो कह रहा हूँ ताल्लुक है, लेकिन नहीं किया ना इन्होंने। सर शेख साहब छोड़ लेना भाई, इतना पुराना आपने MA से इकोनॉमिक्स किया था, किताबें तब्दील हो गई सर। आपको डिफाइन नहीं कर देता हूँ, जो सप्लाई एंड डिमांड की सिचुएशन है वो डिफाइन करती है डॉलर की प्राइस। अभी आपने कहा रिजर्व, आप ही ने कहा कि रिजर्व करते हैं सर, रिजर्व बात तो पूरी चले। मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि अगर आपके रिजर्व्स बढ़ते रहेंगे, आपके पास एम्पल रिजर्व्स हैं, तो आपका डॉलर अंडर प्रेशर आ जाएगा, और अगर हो जाएंगे रिजर्व नीचे आना शुरू है तो मार्केट ऑटोमेटिकली ₹5 प्रेशर में आ जाएगा। ये इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है। तो सेम रिजर्व पे 17 रुपए 25 रुपए कम कैसे हो कर रही है जी? आपने फरमा दी हजूर के जो रजा बाकिर है, जो स्टेट बैंक गवर्नर है, वो अभी 180 से 200 कर दे तो कौन पूछने वाला? बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, कौन पूछेगा? आप पूछेंगे ना, ये आपको असेंबली पूछेगी। अरिस्टोटल ने समझा दिया शेख साहब कि स्टेट बैंक का गवर्नर 20 रुपए डॉलर बढ़ा देगा, ये उसकी अथॉरिटी नहीं है। बढ़ा दिया 25 रुपए उसने, बढ़ाया किसके कहने पे बढ़ाया? जो अभी 25 रुपए 6 महीने में बढ़ाया। माजरत के साथ अब टॉक शो को किसी सीरियस बात पे ले जाते हैं, माजरत सीरियसली, आई मीन इकोनॉमिक मैटर्स है, इसको जरा सीरियस डिस्कस कर लेते हैं सर, सीरियस जी सर लफ्जों में ना घुमाएं। जी प्लीज। तो उसका काम इंटरेस्ट रेट डिफाइन करना है। स्टेट बैंक जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन करता है, वो डिस्काउंट रेट डिफाइन करता है, वो रेगुलेटर होता है सब तमाम बैंक्स का। जी मुझे सब पता है ये बातें। बात ये है, आप अच्छा ऑन सब ये जो कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट को जवाबदेह होंगे, ये बार बार इस नुक्ते को हैमर कर रहे हैं।
अनवार साहब ये बताएं, नैब का चेयरमैन जो है वो पार्लियामेंट को जवाब दे है? सुन लिया आपके नहीं है ना, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ना। ऐसी पाकिस्तान में लातादार अथॉरिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है जवाब पे लगे, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, वो पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं है। तो ये तो सारा इकोनॉमिक मैटर है, यही ऑटोनमस, इसी को ऑटोनमस बॉडीज कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन पार्लियामेंट को हर चीज जवाब दे। इन पेपर में सारा जवाब दे। जो पॉइंट था कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो अपने इंडिपेंडेंट होंगे तो पार्लियामेंट को करेंगे उनके। और सर बात तो सुन ले शेख साहब, जवाब तो दे देना, करेंगे या नहीं करेंगे। अनवार साहब से कर लेना, मैं इनसे, या मैं आपसे कर लूं। मैं इतना हजूर आपका लेवल नहीं है कि मैं आपको जवाब देता रहूं। नहीं है फिर लेवल में क्या, एक एक करके लेवल की बात आ गई। मैं आपकी बुजुर्गी का लाल याद कर रहा हूँ। जवाब देना नहीं चाहते कि लेवल नहीं है, ये जवाब, ये जवाब है सर। जवाब सुनिए, मेरे ख्याल में सर इस प्रोग्राम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं। साहब अपने जवाब मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं आबिद साहब के पास जाऊंगा। ये जो बात कर रहे हैं कि मेरा लेवल नहीं है इसलिए जवाब नहीं दे रहे, ये प्राइम मिनिस्टर को जवाब देंगे। जी ऑन साहब, उनका लेवल है। आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हो, आपकी क्या अथॉरिटी है? मैं तो वो कह रहे हैं मैं सवाल कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं एंकर मैं हूँ। क्यों, मैंने एक सवाल किया है, जब जवाब ले रहा हूँ, जवाब तो कैसे कर रहे हैं? नहीं आप सही कह रहे हैं, आप भी हमारे मोहतरम है, लेकिन मैंने आपका सवाल मैंने उनको पूछा, जवाब देते, जवाब तो नहीं दे रहे ना। जी ऑन साहब, है कि नहीं है? ऑन साहब से हमारा राब्ता मुनक़त हो गया। मैं आबिद साहब आपके पास आऊंगा सर, इस गुत्थी को आप सुलझाइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि देखें, क्या फिर कैसा साहब से पूछें कि चीफ जस्टिस पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होगा? नहीं होगा। मैं आप बता दें, मैं तो नहीं उसका, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये है कि नहीं है। सर आप कैसा सर, आपसे एक दस्तबस्ता रिक्वेस्ट जी। मतलब आप कह रहे हैं इकोनॉमिक्स में ये क्या सवाल हुआ कि जी पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट है अथॉरिटी और एक बंदा नहीं है। देयर इज अ बोर्ड, सेंट्रल बैंक का बोर्ड है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। आप चाहे फेडरल रिजर्व का देखें, चाहे आप बैंक ऑफ इंग्लैंड का देखें, कमिटीज हैं जो डिसाइड करती हैं इंटरेस्ट रेट पॉलिसी या एक्सचेंज रेट पॉलिसी जी। तो ये कहना कि जी एक बंदा है अकाउंटेबल होगा पार्लियामेंट को होगा, पार्लियामेंट अपने आप को जरा अकाउंटेबल करे ना पहले। नहीं है, मैं तो यही पूछ रहा हूं। तो बता दिए सर, बता दिए कैसे सर, आपकी तसल्ली के लिए बता दिए। यही है ना जी जी, यही कह रहे हैं ना। जी जी बता दिया। रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन है जी। आप देख लें कि दुनिया में सेंट्रल बैंक्स की अकाउंटेबिलिटी किस तरह होती है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर किस तरह फायर होते हैं, ये जरा इस पे स्टडी कर ले, बजाय आके ये पूछना कि जी वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होगा। मतलब ये तो कोई बात ना बनी ना, ये बात ही नहीं बनी। ठीक। और ये जो 4,000 ठीक है, और दूसरा ये जो मैं आपसे जो हार्ट मनी चली गई है और आई है, ये नुकसान किसने करवाया है? बात सुने, आप बात सुने, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट वाज अ बैड आइडिया, बस होना ही नहीं चाहिए था। तो फिर ये किसने किया? ये सेंट्रल बैंक का नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछे ना, जो आपके दे आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, वो पैसे दे रहे हैं। ये डॉलर रिटर्न सेंट्रल बैंक नहीं दे रही, वो इंटरेस्ट रेट नहीं। ये जो 4,000 जो पहले 13% रेट रखा था, जो हार्ट मनी आई थी और वापस चली गई, और उस दौरान डॉलर और रुपए में फर्क नहीं पड़ा। में सवाल उठाया शौकत अली साहब से अपनी कमेटी में, इसमें शौकत अली का तल्लक नहीं है, स्टेट बैंक का तल्लक है। 4,000 अरब रुपए जो आया। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। क्या गलत है बताइए? ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का मैं रोशन डिजिटल की बात नहीं कर रहा। चले बब्बी साहब दोबारा आ गए। कह रहा हूं जो शुरू से हार्ट मनी आई, जब ये आए, कैसा सर, अगर आप मुझे अगर आप मुतवज्जो मेरी तरफ सर, रिक्वेस्ट ये कि आप नुक्ता उठाए, हम इस गुफ्तगू को ताकि आगे बढ़ाएं। लगता है ऐसे वी आर मूविंग इन सर्कल्स। आप ऑन साहब अपना सर जवाब मुकम्मल कीजिएगा, फिर हम जो इस्लाहाती तरमीमी बिल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। जवाब दें सर प्लीज, प्लीज बियर विद अस। ये शेख साहब को पहले कुछ पानी पिलाएं ताकि जरा खामोश होकर बैठे, फिर आगे चलते। पानी रखा हुआ है, अब नहीं पी रहे तो मैं मजबूरी कैसे जी। अगर इन्होंने जवाब ही नहीं देना। सर आपका नुक्ता आ गया ना। मेरा बताएं ना, जो पहले हार्ट मनी आई जी, आप ऑन साहब ये हॉट मनी का भी कह रहे थे। जी जी, जो आई 3.5 साल पुरानी बात कर रहे हैं हजूर, जब शुरू में जब उन्होंने उसी बात कर रहे हैं। अच्छा, लेट्स फॉरगेट इट, लेट्स गो टू द पॉइंट। जो मेन पॉइंट है, जो स्टेट बैंक का जो ऑटोनमस का बात। जवाब जी ऑन साहब। यार अनवर साहब, इनको चुप करा लें। सर सर अब आपसे मेरी सर रिक्वेस्ट है, और डिस्कशन फिर बेकार है। नहीं सर, सवाल का जज कहें कि जवाब नहीं है, आप जवाब। अच्छा, आप 2 मिनट के लिए खामोशी से जवाब सुने। चले आप ऑन साहब आप बोलिए, वो अब ये खामोश, आपके जवाब में ये खामोश रहेंगे। सर ऑन साहब जवाब दीजिए, अब आप खामोश हैं। सर अनवर साहब, ये बहुत हो चुका है, सीरियसली, एंड आई मीन इट। सर इनको थोड़ा सा थोड़ी सी एथिक्स ही समझा दे सर। सर प्लीज आप जवाब दीजिएगा।
अब क्या जवाब, सवाल आप पूछते मैं जवाब सर वही कह रहे हैं कि ज्यादा जो आप लोगों ने पॉलिसी रेट रखा था, एक्सचेंज रेट रखे 13% का रखा था। दोबारा पूछ लेता हूँ, 13% पे जो हॉट मनी आई और उस दौरान 6 महीने में ना डॉलर और रुपए के रेट में भी फर्क नहीं पड़ा और वो पैसा वापस चला गया, तो 13% डॉलर में लोग लेके गए, यही गवर्नर साहब थे। क्या वजह थी? अब जवाब दे हैं, क्या किसी ने उनका जवाब लिया? अब आप सर खामोश रहिए, ठीक है। अब आप ऑन साहब आपने सुन लिया, आप जवाब दीजिएगा सर। इसकी क्या गारंटी कि दोबारा नहीं बोलेंगे ये? नहीं सर, इंशाल्लाह नहीं बात करेंगे, सीनियर पार्लियामेंटेरियन ये बात, ये जो इतनी उम्र, सारी उम्र बात नहीं है सर, उन्होंने कहा ना, नहीं में सुन लीजिए सर। सर शुरू में जब हमने टेक ओवर किया था, आपको पता सर रिजर्व क्या थे हमारे पास 2018 में सर? 7.6 अरब डॉलर सर, 7.6 बिलियन डॉलर। 2000 जून में जब क्लोजिंग हुई थी सर, अगस्त में हम इलेक्शन जीते थे, सितंबर में हमारी हुकूमत बनी, 7.6 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ। उस वक्त पर मंथ जो हमारे जो लॉस आ रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा था, वो 2.5 से 3 अरब डॉलर का था। अगर इसी स्पीड से चलते जाते तो इसका मतलब क्या, जनवरी 2019 में मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। हमारे पास 7.6 अरब डॉलर थे, 2.5 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट खसारा चल रहा था। और अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो जनवरी में आके पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स को डिफॉल्ट कर जाता। अगर उस वक्त हम डिस्काउंट रेट ना बनाते तो ये हॉट मनी जिसको बार बार कह रहे हैं, हमारे रिजर्व्स उस वक्त ना बढ़ते। उस वक्त चाइना, सऊदीया और बाकी ब्रदर ममालिक ने जो हमें पेमेंट्स की, और उस वक्त हमारा जो डिस्काउंट रेट बढ़ाया गया था, हमारे रिजर्व स्टेबल होने शुरू हो गए, पाकिस्तान इकोनॉमी अपने उस पर आई। और यकीन कीजिए इसी वजह से मैं आपको सिर्फ 2019 की जून की क्लोजिंग की फिगर दे रहा हूं। हमने जब इन्होंने जून 2018 में क्लोज किया था, उस वक्त 19.5 अरब डॉलर का हमारा खसारा था, मालियाती खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट था। 2019 की क्लोजिंग हमने 13.5 अरब डॉलर पे क्लोजिंग की थी, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था। 2020 पे आके हमने 7.3 अरब डॉलर पे आके क्लोजिंग की। 2021 में 1.9 अरब डॉलर पे हमने क्लोजिंग की, हमारे मालियाती खसारा। और पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 30 जो जून का महीना था 2021 की बात कर रहा हूं, हम पहली दफा 900 मिलियन डॉलर सरप्लस में चले गए। तो हमारी ट्रेजेक्टरी इसी पॉलिसी की वजह से सस्टेनेबल हो गई थी। ये तो कोविड की वजह से सप्लाई शॉक आया और दुनिया में इन्फ्लेशन का गैप आया और उसके तेल की कीमतें बढ़ गई और हमारा अचानक से दोबारा डेफिसिट में चले गए। वरना हमारी वो पॉलिसी भी थी जिसने पाकिस्तान को इस ट्रैक पे डाला था। अब अगर इसको शेख साहब किसी और तरीके से ट्रांसलेट करना चाहे, शेख साहब अनवार साहब साइड पे, आप अगला सवाल पूछिए, बताइए सर। चले, अब मैं चाहूंगा कि जरा हम जो मालियाती तरमीमी बिल है उस पर जरा डिस्कशन करते हैं। इसमें तो काफी डिस्कशन की और शेख साहब का जो है उन्होंने आपका सारा जवाब तसल्ली से सुना। मैं अगर आबिद हसन साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ, फिर कैसर शेख साहब और ऑन साहब इस पर जवाब देंगे। सर ये जो 343 अरब रुपए की, क्योंकि तो स्टेट बैंक में तो हमारी बात होगी, 343 अरब रुपए की जो टैक्स छूट है इसे खत्म करने जा रही है हुकूमत और इस सिलसिले में आज बिल पेश किया गया। इसके क्या इंपैक्ट आएगा आबिद हसन साहब, और ये नागुज़ीर है, ये करना जरूरी है सर टू गेट द IMF 1 बिलियन ट्रांचे? इस साल आपका जो खसारा है, जो बजट जो पेश हुआ था, 4000 अरब है जी। ठीक है ना। अब ये 4000 अरब आपने किसी तरह पूरा करना है, आपने डेट रेज करेंगे, ठीक है। इशू ये है अनवार, आज से 20 साल पहले, और ये तो कैसे साहब को पता होना चाहिए, जो फुली बिजनेसमैन है, जब कमर्शियल बैंक 100 रुपए अगर लोन देते थे ना, उसमें 70 रुपए प्राइवेट सेक्टर को जाता था और 30 रुपए वो गवर्नमेंट के मतलब PIBs और T बिल्स खरीदते थे जी। 20 साल बाद इस वक्त 100 रुपए अगर कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है, 70 रुपए वो गवर्नमेंट को दे रहा है और सिर्फ 30 रुपए प्राइवेट सेक्टर को। और वो क्यों? क्योंकि हर साल आपका खसारा बढ़ता जा रहा है और वो खसारा फाइनेंस हो रहा है आपके T बिल, T बॉन्ड, PIB जो कमर्शियल बैंक धड़ाधड़ उठा रहे हैं, क्योंकि उनको इतना मुनाफा हो रहा है, बगैर किसी काम किए उनको इंटरेस्ट इनकम हो रही है। ठीक है ना। आप ये नहीं कर सकते कि मतलब बैंकिंग सिस्टम जो है 70% अपने लेंडिंग गवर्नमेंट को करे और फिर कहें कि जी हमने ग्रो करना है, प्राइवेट सेक्टर को आपने स्क्वीज कर दी। इस वक्त दुनिया में इमर्जिंग मार्केट में प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है लोएस्ट है, इंडिया से भी हाफ है, बांग्लादेश से हाफ है। और वो क्यों है? कि हमारा खसारा मतलब बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। तो ये 4000 इस साल जो है, अभी IMF ने कहा है कि जी, IMF को तो आप छोड़े जी, IMF क्या है हमारा, हमने अपने मुल्क को देखना है कि अगर हम नहीं टैक्स रेज करेंगे
तो हमारा अभी ऑलरेडी हम डेट में ड्राउन कर रहे हैं, और बढ़ जाएगा। तो आप कहते हैं इससे टैक्स रेज होगा, इसका जो इंपैक्ट आएगा सर उस पे आपकी क्या राय है? बताएं, पहले इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स है, अभी सब सवाल सुन लीजिएगा, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, कैसे इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा होगा? नहीं, सही कह रहे हैं। देखिए, आप 1 रुपया टैक्स लगाए, वो इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट होगा। इश्यू ये है कि अभी ये तो स्टडी करना पड़ेगा ना कि जो 350 का किस पे टैक्स आ रहा है। ये तो हवाई फायर तो हर बंदा इस वक्त कर रहा है, टीवी पे भी हो रहा है, पार्लियामेंट में भी हो रहा है कि जी इधर इन्फ्लेशन। ये बड़ी मतलब एक साइंस है, इकोनॉमेट्रिक। आप हर आइटम को लेंगे, उसमें देखेंगे इतना टैक्स है, उस आइटम को कौन कंज्यूम कर रहा है, और सो एंड सो फोर्थ। ये आम नुक्ता है। एक छोटा सा इस मौके पे ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कैसर शेख साहब से पूछेंगे कि ये जो अगर ये आपने कहा कि हमें टैक्स रेस करना होगा, खसारा कम करना हो, उसके लिए मेजर ठीक है, लेकिन इसका क्या इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आएगा? सेंटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, कैसर शेख साहब, आबिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, पंजाब भर के हर खानदान के लिए। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, पंजाब भर के हर खानदान के लिए। Achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! कैसे शेख साहब, सर अब हम बात करेंगे जो मालियाती तरमीम बिल है, क्या इम्पैक्ट आप इसका देख रहे हैं? आपने आबिद हसन साहब की गुफ्तगू सुनी कि आपको अपने टैक्सेस रेज करने होंगे। क्यों रेज करने होंगे? वो कहते हैं मालियाती खजाना 4000 अरब का है। मुझे भी पता है कि खजाना है, तो खजाना क्यों है? हमारी इनएफिशिएंसी है ना। गवर्नमेंट अगर सही तरह नहीं चली, भाई इनका काम नहीं है। जो फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आते हैं ना, ये सिर्फ कर्जे लेना जानते हैं। ये कर्ज़ों को लेविश खर्च करना। मुझे ये बता दीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, इनमें से कितने लोगों ने आके कामयाब बिजनेस किया है? कोई ये पाकिस्तान के कितने एक्सपर्ट जो सारे पाकिस्तान को चला रहे हैं और बजट बना रहे हैं, कभी किसी को कामयाब बिजनेस कैसे पूरा? आप मुझे खसारा तो बड़ा आसान है, बड़ी तजवीज़ें हैं, कोई सुनने वाला हो ना। तजवीज़ें ये हैं कि बिजली का इन्होंने कहा था कि हम उसमें चोरी नहीं करने देंगे। इस वक्त सिंध में बिजली 8% चोरी हो रही है। सिंध में आजकल आपके दोस्त हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो नहीं, पीपल पार्टी का इससे क्या ताल्लुक है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बिजली की जो पेमेंट लेना है फेडरल गवर्नमेंट का काम है, सिंध का तो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब बताइए 8% चोरी हो रही है। ओके, चोरी इन्होंने रोकी। अच्छा, उसके बाद क्या है? इन्होंने खुद कहा था कि हम जो नेशनलाइज यूनिट है ना, उनको 750 अरब रुपए नेशनलाइज यूनिट घाटा कर रहे हैं। वो जो स्टेट वो घाटा कर रहे हैं, क्योंकि इनके दोस्त बैठे हैं वहां पे, ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, और ब्यूरोक्रेट ही ने ये काम करना है। वो नहीं उनको कुछ करने देना। वो 750 अरब घाटा होता रहे, बिजली में घाटे होते रहे। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम माहौल ऐसा पैदा करेंगे कि सारी दुनिया में जो तरक्की हुई है ना, वो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। ये सारी दुनिया जो भी बढ़िया, मैं सारे फिरता ही रहता हूँ मुल्कों में, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, तो अगर वो आती, अगर हमने माहौल ही ऐसा रखा, हमने तो नैब को हमारी गर्दनों पे सवार है, बंदा तो नैब से डरा हुआ है, कोई काम ही नहीं करता।
तो ये माहौल अगर बनाएंगे तो यहाँ बाहर का अगर ये काम कर लिए जाए तो आपके ख्याल में टैक्स 343 अरब रुपए तो कुछ नहीं, हजारों अरब आ जाते हैं। मैं ये भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, आप बताइए ना, 750 अरब रुपए तो एक साल का फर्क है, जो 3-3.5 साल इनको हो गए, 2000 कुछ अरब तो ये बनता है स्टेट ओन्ड जो नुकसान करे, जो हम एक तरफ तो हम पैसा लगा नहीं, एक तरफ तो हम 4000 अरब रुपए हुकूमत का लगा हुआ है, पैसे लगा के घाटा कर रहे हैं। आप कोई भी कारोबार देखिए, मुतबादिल तजवीज़। अच्छा फिर इसका जवाब ले लें। फिर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में पिछले साल 44 अरब डॉलर आई। ये कहते हैं कोविड वहां आ गया, इंडिया में इस वक्त अच्छा ग्रोथ आया ना, डेल्टा वेरिएंट तबाही फेरी नहीं, उसके बावजूद बाहर के लोग 44 अरब डॉलर दे के डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले साल की है इंडिया में। सर अब ये हमने नहीं किया। अच्छा हमने नहीं किया। फिर अब मुझे ये बताइए कि उन क्या नहीं, तीसरी बात सुन लीजिए ना, हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है एवरेज 2%, पिछले 3.5% 3.5 साल में हुई, हमने छोड़ी थी 5.8। एक साल का फर्क आप समझ रहे हैं, 1000 अरब रुपए से का फर्क एक साल में है। अब 3.5 साल गुजर गए। अब बताइए, और फिर ये गलत बात ये बता रहे हैं कि ये 347 अरब में से सिर्फ 2 अरब जो है आम आदमी पे 2 अरब, और बाकी किसका, बाकी पे 70 अरब लग्जरी 70 पे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। देखो मिल्क जो है वो लग्जरी आइटम हो गया, जो है अपना गोश्त पे इन्होंने लगा दिया वो लग्जरी आइटम हो गया, सारी चीज़ें जो भी किसी पे लगाना है इन्होंने, एजुकेशन पे लगा दिया वो लग्जरी आइटम हो गया। एजुकेशन की चीज़ें हर एक पे तो सेल टैक्स लग गया है, वो सारे लग्जरी आइटम। ये अब आपके नुकात आ गया। ऑन सब सर, इसका अब आप जवाब दीजिएगा कि आपके पास मुतबादिल ज़राए हैं, आपको ये टैक्स छूट खत्म करने की नौबत ना आती है अगर आप स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर देते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आते और बिजली की चोरी जो 8% है उसको खत्म कर लेते। ऑन साहब, इन तमाम सवालों का जो सबसे बड़ी लॉजिक है ना, ये अपनी जगह गलत है कि वो सोच रहे हैं कि जी फाइनेंस मिनिस्टर उसको होना चाहिए जो अच्छा कारोबार कर सकता हो, यानी कि ऐसे बंदे को लगाएं जिसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसे बनाए हो, या फाइनेंस मिनिस्टर के बाद इसहाक डार की तार पे पैसे बना के और फिर लंदन चला जाए। ये अगर शेख साहब का पॉइंट है तो माजर चाहता हूँ शेख साहब, हम कारोबार करने के लिए सियासत में नहीं आए, हम खिदमत के लिए आए। ये जो स्लोगन थे अल्हम्दुलिल्लाह कौम इससे खूब वाकिफ है। आगे चलता हूँ सर, एक तो थोड़ा साइंटिफिक एक चीज रैशनल क्रिएट करते हैं जी। हुआ ये था कि पाकिस्तान में 3 शेड्यूल दिए गए, एक को कहते हैं 4th शेड्यूल, शेख साहब ने तो यकीनन सारे शेड्यूल पढ़े होंगे। 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ये टैक्स का आया था। 4th शेड्यूल 0 रेटेड टैक्स है, यानी कि वो कमोडिटीज जिसके ऊपर कोई भी सेल्स टैक्स नहीं है, उसमें स्क्रैप मटेरियल्स है, उसमें ज्वेलरी आइटम्स हैं, उसमें गोल्ड है और बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों ने 0 रेटेड सेल्स टैक्स कर दिया। यानी कि इस पर कैसी ऐसी कमोडिटीज हैं जो कि आपके टैक्स नेट में आ ही नहीं रही, और वो जो कारोबार है, वो धंधा है, वो सारा का सारा काला धन में चल रहा है। सो हुकूमत को नहीं पता कि जो फलाना कारोबार है जो कि 4th शेड्यूल में आया है, उसने साल में कितना पैसा कमाया, कितना लगाया और उसमें कितनी इनकम आई और गवर्नमेंट उसमें कितना इनकम बनाए। वो एंड पे अगर एक ज्वेलर है या कोई भी बैठा है, वो कहता है मैंने पूरे साल में जनाब सिर्फ 1 लाख रुपए कमाया, ये मेरा 1000 रुपए टैक्स है, अल्लाह खैर चला, चाहे वो 10 करोड़ कमा के चला जाए, गवर्नमेंट को कुछ मालूम नहीं। सो जनरल सेल्स टैक्स लगाया इसलिए जाता है ये 3 कमोडिटी। और 5th जो शेड्यूल है वो बेसिकली रिड्यूस सेल टैक्स है कि 17% की बजाय किसी को 6% कर दिया, किसी को 2% कर दिया, और वो रैशनल नहीं है। जब सारे का सारा जीएसटी आपका 17% पे चल रहा है तो किसी को रिड्यूस सेल टैक्स भी क्यों रखा जाए। तो रैशनल ये था कि आप तमाम वो कमोडिटीज, तमाम पाकिस्तान में जितनी चीजें हैं, आप उनको एक रैशनली एक सेल्स टैक्स पे लेके आए और 17% पे लेके आए। उसमें जो कमोडिटीज डायरेक्टली लोगों की जिंदगी या लाइवलीहुड से है उसके ऊपर आप रिफंड दे दें, बेशक बाद में कोई इशू नहीं, लेकिन कम से कम आपको साइकिल में जरूर आ जाएंगे। आपको पता होगा कि एक शख्स ने कितना कारोबार किया, और गवर्नमेंट ने अगर उससे इनकम टैक्स लेना तो अपना इनकम टैक्स चार्ज कर लेगी, और अगर जीएसटी का रिफंड देना तो बाद में रिफंड क्रिएट करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो गलत फिगर क्रिएट की है वो 350 अरब की। पहली बात तो ये कि दिसंबर में अगर मनी बिल आ रहा है या फाइनेंस का बिल आ रहा है तो इसका इंपैक्ट जनवरी से स्टार्ट होगा, 30 जून जब खत्म हो जाएगा। तो 350 को अगर आधे पे तकसीम कर लें तो वैसे भी इसका इंपैक्ट 175 अरब का, और अगर 175 का भी कैलकुलेट किया जाए तो पूरे 6 माह के अंदर तमाम की तमाम 150 के करीब कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर जीएसटी लग रहा है। तमाम की तमाम कमोडिटीज अगर 100% जो हमने कैलकुलेट उतनी सारी इंपोर्ट हो और उस पर 100% 17% पूरा लगाया जाए, वो मैक्सिमम 100 अरब से ऊपर नहीं जाने लगा। इसमें जो एक्सेसरीज की बात की गई वो था ज्वेलरी और ज्वेलरी आइटम्स की बात की गई।
बहुत सारे ऐसे आइटम है जो कि कारोबार जिससे स्क्रैप आता है। फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है पाकिस्तान से इतना अरबों खरबों का स्क्रैप आता है जो जीरो रेटेड है, उसमें कोई किसी को पता नहीं वो स्क्रैप कितना का आया, लेकिन वो लोग करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। लेकिन जब इनकम टैक्स हुकूमत लेने जाती है कहते हैं हमारा तो पैसे कोई नहीं है। जो ऐसी कौम है जिस जो कर्जे के बोझ तले दबी हो, वो कैसे कर सकती है कि आप सिस्टम में नेट में किसी को नहीं लेके आए। सो जीएसटी एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट इनको लोगों को लाएगी। और मैं समझ सकता हूं कि अपोजिशन की पार्टी, खास तौर पर नून लीग, इतनी तकलीफ में क्यों है, क्योंकि मेजॉरिटी इनके अपने पॉलिटिकल लीडर सारे कारोबार करते हैं। बाकी हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, हमारा तो सारा का सारा एक आम आदमी को महंगाई का सामना ऑन साहब, क्योंकि आप खुद भी इलेक्टेड मेंबर हैं, एक आम आदमी को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा इन टैक्सेस के आने के बाद? आप 150 की जितनी लिस्ट है ना उसको उठा के देख लीजिए, उस पे जो मेजॉरिटी आइटम जो एक आम आदमी की जिंदगी में इफेक्ट डालते हैं वो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। और उस पे भी शौकत तरीन साहब ने कहा था कि मैं उन पे हम रिफंड की बात कर सकते हैं, यानी कि वापसी में उनको रिटर्न किया जा सकता है, लेकिन एक दफा नेट में लाना जरूर पड़ेगा। अब किसको ये पॉलिटिकल एक नैरेटिव बिल्ड करके, हुआ क्रिएट करके, चार कागज ऊपर फेंका के एक थप्पड़ मार के समझते हैं कि बहुत बड़े अरस्तू हैं और बहुत बड़े किस्म के यानी कि वजादारी दिखा रहे हैं, ये सियासत और ये बदमाशी सर ये नहीं चलेगा। इनके चेहरों के ऊपर ये जो मास्क चढ़ा हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा शरीफ होने का, कम अज कम वो कौम जरूर देख रही है कि इनकी जो तमाशे है, जिस किस्म का आज रवैया इन्होंने असेंबली में रखा है, ये कोई शर्फा की असेंबली है। ये इस तरह की बात की हमें बार बार गाली का जो नारा दिया जा सकता, आप पिछले 3 माह में असेंबली में ऑपोजिशन के रवैये देख लीजिए, इनकी गालियां, इनकी नहीं होना चाहिए वो हर नहीं होना चाहिए जी, वो नहीं होना चाहिए। मेरे साथ एक आबिद करीम सुलेरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, एसडीपीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। डॉक्टर आबिद साहब, मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा, ये जो नुकात उठाया कैसर शेख साहब ने कि मुतबादिल जराए थे, आप टैक्सेस रेज कर सकते हैं, लेकिन ये बात ऑन साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर सेक्टर को हमने जीएसटी के थ्रू टैक्स नेट में लाना है और रिफंड का भी इशू है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि डिबेट चल रही है, आप क्या समझते हैं? जो 2 अरब की बात की, 70 अरब की लग्जरी आइटम्स की बात की, इससे मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव, टैक्सेस देने चाहिए, ये कोई लिबर्टी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स पे क्या इंपैक्ट आएगा इसका सर? आबिद करीम साहब। जहाँ तक कैसर शेख साहब की बात है तो उससे मैं मुत्तफिक किस तरह से हूँ कि तमाम हुकूमतों को ने ये कोशिश की वो चीज़ों को करने की जो कि शेख साहब ने फरमाया, लेकिन किसी की अपोजिशन ने भी उसको नहीं करने दिया। और आज अगर पीटीआई जो है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाएगी या नहीं कर पा रही तो उसकी वजह अपोजिशन है। जब पीएमएलएन नहीं कर पा रही थी तो उसकी वजह उसकी अपोजिशन थी जिसमें पीटीआई भी शामिल थी, और जब पीपल्स पार्टी ने करना चाहा वो नहीं कर पाई तो उस वक्त भी पीएमएलएन थी। तो ये तमाम सियासी जमातों को थोड़ा थोड़ा इसका जो है वो लेना होगा इल्ज़ाम कि उनकी वजह से ये कुछ चीज़ें जो कि हमारी इकॉनमी को नासूर की तरह डसती चली आ रही हैं, उसका इलाज नहीं हो सका। सिमिलरली जब हम एनर्जी सेक्टर डेट करते हैं जो कि तकरीबन 2600 अरब रुपए के करीब है इस वक्त 2 दफाई बजट आपके उसमें 2 सालों के पूरे होते हैं, तो वो कहाँ से शुरू हुआ? शौकत अजीज साहब के ज़माने से, जबकि तेल की कीमतें 100% बढ़ गई, लेकिन चूंकि इलेक्शन ईयर था सिर्फ 9% पास ऑन की गई, बाकी सारी की सारी जो है वो एनर्जी सेक्टर डेट में आती रही। अब अगर आज पीटीआई जो है वो तेल की कीमतें पास ऑन ना करे या वो एनर्जी की कीमतें ना बढ़ाए तो उसके लिए बड़ा आसान है कि ये एनर्जी सेक्टर डेट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन नतीजा क्या होगा कि इस हुकूमत के टेन्योर के एंड पे पीटीआई आए या कोई भी और पार्टी आए, उसके पास एनर्जी सेक्टर डेट का एक कितना बड़ा मिनेस बन चुका होगा कि उसको फिर फौरी तौर पे आईएमएफ के पास भागना होगा। जनरल सेल्स टैक्स की जहाँ पे बात आई तो आपको याद होगा कि 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हफीज शेख साहब ने आरजीएसटी लाने की कोशिश की थी, जिसको उस वक्त की अपोजिशन ने और ताजर बरादरी ने बड़े बुरे तरीके से रिजेक्ट किया था। आईएमएफ का प्रोग्राम इनकन्क्लूसिव कंक्लूड हो गया और उस वक्त से कोशिश की जा रही है कि जीएसटी, क्योंकि जीएसटी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है। जब हम बात करते हैं तकरीबन इसमें 262 अरब रुपए की जो एग्जम्पशन वापस ली गई हैं वो एडजस्टेबल है, रिफंडेबल है, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें। फार्मा सेक्टर में, प्लांट मशीनरी एंड प्लांट में, गुड्स में अपने डॉक्यूमेंट्स दें, आप उसका एडजस्टमेंट ले लें। इसी तरीके से अगर आप को याद हो कि जो महज़ब माशरे हैं वहाँ पे तो इवन आम सार्फ को भी उसका वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स उसके टैक्स क्रेडिट की शक्ल में वापस मिल जाता है। इंग्लैंड में, कनाडा में, बाकी जगहों पे जहाँ पे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, अगर मैं टैक्स पेयर हूँ, मैंने साल की जितनी यूटिलिटी इस्तेमाल की उन पे जो वीएटी लगता है वो सारा मुझे क्रेडिट होकर वापस मिल जाता है। तो ये इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन
करने की इसमें एक कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये किसी ना किसी हुकूमत को ये नॉन पॉपुलर कोट एंड कोट नॉन पॉपुलर डिसीजन लेना है, खा मौजूदा हुकूमत ले या इनके बाद आने वाली कोई भी हुकूमतें लें। अगर ये नहीं होगा तो आपकी इकॉनमी वक्ती तौर पे तो सहार जाएगी, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी। ठीक है, आप सब टुवर्ड्स दी एंड सर, चूंकि वक्त कम हो रहा है, आप बताइएगा वे फॉरवर्ड क्या सजेस्ट करेंगे। बहस तो जरूरत है, हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव और नजरिया होता है। अब अगले इस पे जी आबिद साहब, असल में इत्तेफाक से दोनों आबिद हैं, मैं आबिद कयूम साहब, आबिद हसन साहब से सवाल था। बात ये है, ये मैं दोनों इलेक्टेड पॉलिटिकल लोगों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ सर। पाकिस्तान अब ये इस पॉइंट पे है कि कोई चीज, कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता विदाउट पॉलिटिकल कंसेंसस, और ये इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गई है। ये इंपॉर्टेंट होता है। इस गवर्नमेंट को ज्यादा इसका ब्लेम करूंगा। देखें, मुल्क सबका है, 200 मिलियन लोगों की ये फ्यूचर की बात है, ये ना शेख साहब के फ्यूचर ना जो ऑन साहब है। ये रिफॉर्म जो आप सुलेरी कह रहे हैं, ये एक कंसेंसस हमें बिल्ड करना है, जिसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट इन पावर की होती है कि जी कंसेंसस बिल्ड करें फॉर रिफॉर्म, कंसेंसस फॉर प्राइवेटाइजेशन, कंसेंसस एनर्जी के लिए, कंसेंसस टैक्स के लिए, कंसेंसस एक्सपेंडिचर के लिए। अब आप जो बात कर रहे थे, देखें अभी मैं देख रहा था टीवी पे कि जी पता नहीं कौन सी मोटरवे बनाने लगे हैं सियालकोट टू समरियाल। भाई वो मोटरवे 3 साल बाद बन सकती है। क्यों एनएचए का बजट इतना बड़ा है? जब आपके पास पैसे नहीं है, आप खसारा लेके मोटरवे बना रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त मोटरवे की जरूरत नहीं है। सो माय पॉइंट इज, माय लास्ट पॉइंट इज कि ये पॉलिटिकल सिस्टम सिटीजंस को फेल कर रहा है because they cannot reach a consensus on ये इस पे मैं चाहूंगा कि इस पे मैं दोनों अपने पॉलिटिकल मेहमानों से इसका जवाब लूं। ऑन साहब, पहले आप सर इसका जवाब दीजिएगा कि पॉलिटिकल कंसेंसस, जरा बताए, गवर्नमेंट को ज्यादा वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना होता है, आप ड्राइविंग सीट पे हैं, कंसेंसस होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन आप लोगों के भी मंशूर में है कि प्राइवेटाइज किया जाएगा, जो ये सफेद हाथी हैं, ये पब्लिक स्टेट एंटरप्राइजेस, इनको प्राइवेटाइज करें ताकि 750 अरब रुपए जो ब्लैक होल में चला जाता है ये ना जाए। ऑन साहब, इस पे कोई कंसेंसस होना चाहिए, बिजली की चोरी, गर्दशी, कर्जा। देखिए बासुल सर, जैसे कि सुलेरी साहब ने कहा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि डॉक्यूमेंट जब इकॉनमी के लिए आप जाते हैं ना, तो ये आपको अनपॉपुलर डिसीजन करने पड़ते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट अनपॉपुलर डिसीजन करती है, ये मौका होता है ऑपोजिशन के लिए बिलो द बेल्ट जाके पॉलिटिकल स्कोरिंग करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3.5 साल में कभी भी ऑपोजिशन इस मौके को जाने नहीं दिया। मैंने इनको ब्लेम करता, क्योंकि शायद सियासत है भी इसी चीज का नाम। कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए, लेकिन उसके लिए तालीम दोनों हाथों से बजनी चाहिए। ये बात सही है। हम कोई अनपॉपुलर डिसीजन करते हैं। IMF पाकिस्तान 22 दफा जा चुका है, लेकिन 3.5 साल में जिस तरह IMF का नाम लेके एक टैबू बना दिया कि IMF जा रहे थे, IMF जा रहे, तो 23 दफा हम 1990 से लेके अब तक 23 दफा जा चुके हैं। ये नहीं कि आप 28 सालों में 23 दफा गए, हमारे जाने के ऊपर इतना बड़ा एतराज 10 आपने एक दफा। सो कंसेंसस जरूर बिल्ड होना चाहिए, बट कहीं पे आपको जहाँ की कैसा लाइन डिफाइन कर रही है कि यार इससे आगे कंसेंसस होना चाहिए। लास्ट वर्ड, और अच्छे नोट पे खत्म करते हैं इस बात को, अच्छे नोट पे चाहिए। लेकिन ये अब ये सारी हर चीज रिफंड के ऊपर ला रहे हैं। हाँ। जिसमें ब्यूरोक्रेट का पैसा बनेगा, रिफंड होगा नहीं। मुझे जो फाइनेंस कमेटी का चेयर, मेरे पैसे रिफंड करवा देंगे, बाकी किसी के क्या करवाने। मेरे करोड़ों रुपए मेरे रिफंड है इनकम टैक्स के, इनसे कहिए कि कंसेंसस होना चाहिए। कंसेंसस तो होना ही चाहिए, पर इस तरह कंसेंसस गालियां निकाल के, और अगर यहाँ इसमें भी गैर मुहज़्ज़ब बातें करके प्रोग्राम में हमारा इस तरह कंसेंसस तो नहीं बनेगा। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम बढ़ेंगे। सबको आप बराबरी का हिस्सा देंगे तो कंसेंसस बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब, आप हमारे बहुत निहायत मोहतरम है। MNA मुस्लिम नवाज से आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, आप PTI के सेनेटर हैं, प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी पर ई-कॉमर्स, आपका बहुत शुक्रिया। आबिद हसन साहब, माहिर मईशत, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDP, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये अहम इशू है, इस पर और नशिस्तें भी करेंगे। ज़ाहिर बात है 40-45 मिनट में आता नहीं किया जा सकता, लेकिन जो गुफ्तगू हुई उस पर अपनी आरा ज़रूर अपने लोग बिल्ड कीजिएगा। फेसबुक और ट्विटर पर, फेसबुक से ज़रूर नवाजिएगा। कल हमारा न्यू ईयर के हवाले से शो होगा, ज़रूर देखिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।